हाय एंड वेलकम टू तैयारी 360। मैं हूं अंश अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का स्टेचर ग्लोबली तो राइज कर रहा है लेकिन रीजनली नहीं। मतलब अगर हम इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड देखें जैसे मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इंडो चाइना, देयर इंडिया इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। लेकिन इमीडिएट नेबरहुड में जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया इज नॉट लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बट फियर्ड एंड कॉल्ड बिग ब्रदर। तो आइए समझते हैं इशू है क्या। देखें, अकॉर्डिंग टू फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, इंडिया की जो कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी है स्पेशली आफ्टर 2014 इट रिप्रेजेंट्स अ पैराडॉक्सिकल सिनेरियो। ये पैराडॉक्सिकल सिनेरियो या डाइकोटमी रिप्रेजेंट करती है वेयर ऑन वन हैंड इंडिया का ग्लोबल स्टेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया ने अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए हैं विद बोथ रशिया एंड यूएस और वेस्टर्न नेशंस विच आर वेरी ऑफ चाइनाज असेंट। जो ये कहते हैं कि चाइना का राइज पीसफुल नहीं है, वो ये कहते हैं कि 21st सेंचुरी विल बिलोंग टू इंडिया एंड इट डीड डज बिलोंग टू इंडिया। तो ऑन वन हैंड इंडिया का स्टेचर ग्लोबली बहुत बढ़ गया है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इमीडिएट नेबरहुड में, इंडिया के इमीडिएट नेबरहुड मैंने आपको समझाया जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स, यहां अगर मैं रीजनल पावर डायनेमिक्स देखूं तो जैसे जैसे चाइना का इकोनॉमिक क्लाउट बढ़ता जा रहा है, जैसे चाइना की मिलिट्री मसल इंप्रूव हो रही है, वैसे वैसे चाइना की इंटरफेरेंस भी इस रीजन में बढ़ रही है और इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंडिया का ग्लोबल स्टेचर अनडिनाइबली राइज कर गया है। ग्लोबली इंडिया का ग्लोबल स्टेचर अनडिनाइबली राइज कर गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो इसको प्रूव कैसे करें? देखिए, इसके लिए 4-5 पॉइंट्स हैं। पहला तो आप ये समझें कि इंडिया ने सक्सेसफुली G20 समिट होस्ट कर ग्लोबल अटेंशन गार्नर कर ली है और वी हैव बीन अ रेगुलर इनवाइटी टू G7 समिट्स। इकोनॉमिकली स्पीकिंग 7% से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है एंड वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एज फार एज ग्लोबल एमएनसीज आर कंसर्न्ड, उन्होंने 1600 से भी ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में ओपन कर दिए हैं, यानी कि अब वो अपनी R&D ऑपरेशंस को इंक्रीजिंगली इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली यूएस इंडिया को यूज करना चाहता है एज अ काउंटर वेट टू चाइना, इसलिए उसके इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया एक फलक्रम या की प्लेयर का रोल प्ले करता है। अब हम समझते हैं इंडिया की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। देखिए, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ क्रॉस कर चुकी है एंड वी आर अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। यहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट है, हमारी पॉपुलेशन रैपिडली डिजिटलाइज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है, इसलिए वर्ल्ड जो है वो इंडिया को एक पोटेंशियल ग्लोबल पावर हाउस की तरह दिखता है। और यही कारण है कि बहुत सारी एमएनसीज अब इंक्रीजिंगली अपने ऑपरेशंस इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया बहुत सारी मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे क्वाड, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स का मेंबर है और यह बताता है कि इंडिया का स्टेचर ग्लोबली कितना बढ़ गया है। एज फार एज हमारी डेमोग्राफी इज कंसर्न, हमारी यूथफुल डेमोग्राफी, हमारी यूथ जो है वो इंडिया को एक अट्रैक्टिव मार्केट बनाती है फॉर यूरोप एंड वेस्ट। लेकिन एवरीथिंग इज नॉट रोजी विद चाइनाज राइज बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन द इमीडिएट नेबरहुड। जो इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड है उसमें चाइना की लगातार दखलंदाजी बढ़ती चली जा रही है और इसका लेटेस्ट एग्जांपल है मालदीव्स, जहां प्रेसिडेंट मुइज्जू के पावर में आते ही उनकी इंडिया आउट कैंपेन के चलते मालदीव्स में स्टेशन भारत के मिलिट्री पर्सनल्स को वापस भेज दिया। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया का जो करंट लेवल ऑफ पावर है वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर है, लेकिन इन कंपैरिजन टू चाइना जो पावर गैप है वो सिग्निफिकेंटली वाइडन हो गया है। और ये जो साउथ एशियन नेशंस हैं ये इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना को यूज करते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं? बैलेंसिंग, बार्गेनिंग, हेजिंग और बैंड वैगनिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। बैलेंसिंग, फॉर एग्जाम्पल नेपाल ये कहता है कि मेरे एक तरफ ड्रैगन है और दूसरी तरफ एलिफेंट, तो आई वॉन्ट टू बैलेंस बोथ द पावर्स। बार्गेनिंग की एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश इंडिया को कहता है कि आप मेरे साथ तीस्ता वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो आई विल बिकम प्रो चाइना। सिमिलरली बैंड वैगनिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान ने चाइना की हेल्प लेकर ग्वादर पोर्ट डेवलप कर लिया तो श्रीलंका को लगता है कि मैं भी चीप चाइनीज मनी लेकर अपना हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप कर लेता हूं। दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इंडिया को बिग ब्रदर कहते हैं। बिग ब्रदर मतलब बड़ा भाई नहीं, बिग ब्रदर मतलब रीजन का दादा। तो इसलिए वो चाइना को यूज करते हैं एज अ हेज अगेंस्ट इंडिया।
इंडिया का ये फेलियर रहा है कि इंडिया इन कंट्रीज में बाई पार्टीजन सपोर्ट नहीं हासिल कर सका। अगर एक पार्टी पावर में आती है तो हो सकता है वो प्रो इंडिया हो, तो ऑपोजिशन जो है वो प्रो चाइना हो जाएगी, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर रहा है। अब समझते हैं हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि चाइना की ये जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और हेजेमनी है हमारे इमीडिएट नेबरहुड में, इसे हम कम कर सकें। सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि हमें गुजराल डॉक्ट्राइन को ढंग से फॉलो करना होगा। गुजराल डॉक्ट्राइन कहती है कि नेबरहुड फर्स्ट, बी मैग्नैनिमस। नेबरहुड फर्स्ट मतलब आप जब अपने स्मॉलर नेबर से डील कर रहे हैं तो डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, जस्ट गिव, हैव अ लार्ज हार्ट। ये है गुजराल डॉक्ट्राइन। दूसरा, इंडिया को अपने हिंदू और बुद्धिस्ट हेरिटेज को दोबारा रिक्लेम करना होगा। आइए इसका मतलब समझते हैं। देखें, डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर वेरी पावरफुल फोर्सेस, और आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अब नेपाल जो है वो ज्योग्राफिकली इंडिया से बहुत क्लोज है एज कंपेयर टू चाइना। नेपाल को जो एक्सेस इंडिया से मिल सकता है एज फार एज एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसर्न, वो चाइना से नहीं आ पाएगा, क्योंकि बीच में हिमालयाज नाम का बॉर्डर है, और हिस्टोरिकली भी नेपाल का इंडिया के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। इसलिए ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, और इंडिया को हिंदू और बुद्धिस्ट हेरिटेज पे फोकस करते हुए इसी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लाभ उठाना है। दूसरा, हमें जो हमारे स्मॉलर नेबर्स हैं उनके साथ जो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स बनाए हैं, चाहे वो सार्क हो, अगर पाकिस्तान नहीं चलने देता तो सार्क माइनस पाकिस्तान, या बिम्स्टेक, इस तरह के जो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स हैं इनमें नई जान फूकनी होगी। तीसरा, जो हमारी ब्रॉडर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें श्रीलंका, मालदीव्स जैसे आइलैंड नेशंस को स्थान देकर उन्हें भी प्रमोट करना होगा। इंडिया को अपनी इमीडिएट नेबरहुड में सॉफ्ट पावर को हार्नेस करना होगा और हार्ड पावर यूज करने से बचना होगा। अगर हम ज्यादा हार्ड पावर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली कंट्रीज को हम चाइना की गोद की तरफ पुश कर देंगे, कंट्रीज को हम चाइना की तरफ पुश कर देंगे। देखिए, इंडिया को अपने इमीडिएट नेबरहुड में इनफॉर्मल और अनऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस को प्रमोट करना होगा। ये बात मैं म्यांमार के और श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि जहां गवर्नमेंट्स आर वेरी और हेजिटेंट टू इंटरवीन फॉर्मली, जहां सरकारें फॉर्मली इंटरवीन नहीं कर सकती, वहां हमें इनफॉर्मल और अनऑफिशियल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करवाना होगा। क्योंकि यदि हम अपने इमीडिएट नेबरहुड में चाइना की एंट्री को कंट्रोल नहीं कर पाए तो इट विल हैव सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशंस फॉर इंडियाज ग्लोबल एमिशंस। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मैं था अंश अग्रवाल और आप देख रहे थे तैयारी 360। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर प्लेटफॉर्म तैयारी 360।